तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। चलिए दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के सेट 3 को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड है GC। इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है बिलियन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। यानी कि कह रहा है इसमें बिलियन का कौन सा इसमें से ऑप्शन में से अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो पराशर दाब ये हमारा है दोस्तों। हिमांक अवनमन ये भी हमारा है। और ये जो पृष्ठ तनाव है ये हम लोग देखिए पराशर दाब हम लोग पराशर दाब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हिमांक अवनमन भी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। वाष्प दाब अवनमन भी हम लोगों ने इसको लिखा है दोस्तों, ये भी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन जो पृष्ठ तनाव है यानी कि जो पृष्ठ तनाव है यानी कि सरफेस टेंशन है, इसको इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं सरफेस टेंशन। ये जो सरफेस टेंशन है हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं दोस्तों। यही हमारा ऑप्शन सी यानी कि तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है ख वाला 3 धात्विक धनायनों X, Y तथा Z के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः +0.52 वोल्ट, -3.03 वोल्ट तथा -1.18 वोल्ट है। धातुओं की बढ़ते अपचयन क्षमता क्रम क्या है? चलिए दोस्तों, इसे हम लोग निकाल देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यह जानते हैं कि हमारा ख वाला है दोस्तों। ख हम लोग यह जानते हैं दोस्तों कि मानक यानी कि मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव जो होता है दोस्तों, ये हमारा बराबर होता है 1/अपचयन क्षमता की। यानी कि यदि मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ेगा तो अपचयन क्षमता का मान घटेगा। यदि अपचयन क्षमता का मान बढ़ेगा तो मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ेगा दोस्तों। इसका बढ़ेगा तो इसका घटेगा और इसका बढ़ेगा तो इसका घटेगा दोस्तों। यही हमारा इसका है। अब चलिए दोस्तों, इसमें कह रहा है 3 धात्विक धनायनों X, Y, Z के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव 0.52 वोल्ट, -3.03 वोल्ट तथा -1.18 वोल्ट है। धातुओं की बढ़ते अपचयन क्षमता का क्रम ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं दोस्तों माइनस में जितना जो यानी कि माइनस में जो मान लीजिए माइनस में हमारा 5 है और माइनस में हमारा 2 है, तो जितना संख्या बड़ी होती है माइनस में जितनी संख्या बड़ी होती है यानी कि जितना जो माइनस वाला बड़ा होता है वही उतना ही छोटा होता है। यानी कि अगर आप इन दोनों में से आपसे पूछा जाए इसमें से कौन बड़ा है, तो आप लोग कहेंगे कि -2 बड़ा है और -5 छोटा है। माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है उतनी ही छोटी होती है। चलिए दोस्तों, पहले इसे हम लोग इसे सही क्रम में लिखते हैं। तो देखिए +0.52 वोल्ट है तो ये तो सबसे बड़ा है, तो हम लोग इसे लिखेंगे दोस्तों प्लस का 0.52 वोल्ट और देखिए और लेस लगा देंगे, लेस। अब देखिए इन दोनों में से मैंने यह कहा है कि जो माइनस में जो सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे कम होता है। यानी कि ये ज़्यादा है तो ये सबसे कम हो जाएगा, तो यानी कि ये वाला हो जाएगा -1.18 वोल्ट हो जाएगा। लेस हो जाएगा, लेस। अब हो जाएगा ये -3.03 ये वोल्ट। यही हमारा इसका आंसर होगा दोस्तों। अब इसमें देखिए X, Y, Z के रूप में दिया है। तो देखिए ये तो हमारा X है, ये Y है और ये Z है। अब इसे हम लोग पलट कर लिख देंगे दोस्तों। इसे हम लोग लिख देंगे, मान लीजिए ये X है, X लेस Y लेस Z, ये हमारा हो जाएगा। अब इसी को देखिए आपके ऑप्शन में किस तरह दिया है। ये सॉरी दोस्तों, ये हमारा Z यह है, Y यह है, तो यानी कि ये हमारा Z हो जाएगा, ये हमारा Y है। तो देखिए
ऑप्शन में हमारा यही पलट कर दे दिया, यानी कि वाई यहाँ से शुरू किया। वाई जब यहाँ से शुरू होगा तो ये मुंह इधर खुला हुआ है तो इधर मुंह खुला हो जाएगा। ये जेड है, जेड, तो इससे इधर मुंह खुला हुआ हो जाएगा। अब यक्स हो जाएगा। यही हमारा इसमें ऑप्शन में आपको दिया है। या ये दोनों एक ही है, या इस तरह लिखिए या इस तरह लिखिए, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए मिलाते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारा वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है प्रथम कोटि अपक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए। प्रथम कोटि की पूछा है। हमने आपको अगले वीडियो में भी, यानी कि आने वाले अगले जो हम लोगों ने वीडियो देखा है दोस्तों, उसमें भी हम लोगों ने आपको बताया था। चलिए दोस्तों इसमें भी बताते हैं आपको। गौ वाला हमें वेग स्थिरांक पूछ रहा है, तो हमारा वेग स्थिरांक का फार्मूला होता है दोस्तों मोल पे पावर 1 माइनस एन लीटर। तो देखिए दोस्तों यह हमारा लीटर पर n माइनस 1 हो जाएगा, तथा सेकेंड यानी कि सेकेंड पर हमारा यूनिवर्स माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये हमें प्रथम कोट की पूछा है, तो प्रथम कोट के लिए हम लोग जानते हैं n का मान हमारा 1 हो जाता है। तो इसमें मान भर दीजिए दोस्तों, तो हो जाएगा मोल पर पावर हो जाएगा 1 माइनस 1 लीटर, यानी कि लीटर पर पावर हमारा 1 माइनस 1 हो जाएगा और सेकेंड इन्वर्स ही रहेगा। तो इस पे देखिए मोल पे पावर 0 हो जाएगा, मोल पे पावर 0, लीटर पर पावर 0 और सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं किसी भी घात पर 0, यानी कि किसी भी संख्या पर या किसी शब्द पर अगर 0 घात आ जाता है उसका मान 1 हो जाता है, इसका भी 1 हो जाएगा और ये गुणे सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन पहला सही है दोस्तों, सेकेंड इन्वर्स। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों घ वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि CuCN4 पर पावर 3 माइनस आयन में Cu की समन्वय संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें हम आप लोगों को एक ट्रिक बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो Cn है, Cn के स्थान पर कोई भी संख्या हो, Cn के स्थान पर दोस्तों कोई भी संख्या हो, Cn हो या इससे अदर कोई दूसरा हो, अगर यहाँ पर 4 है तो इसका समन्वय संख्या 4 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 4 है तो इसकी समन्वय संख्या 4 हो जाएगी दोस्तों। यदि मान लीजिए 6 है तो उसकी समन्वय संख्या 6 हो जाएगी। 7 है तो उसकी समन्वय संख्या 7 हो जाएगी दोस्तों। कभी कभी गलत हो जाता है, लेकिन खास कर यही सही होता है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर 4 दिया है तो इसकी समन्वय संख्या 4 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है RX तथा NaL की अपक्रिया का नाम लिखिए। इस अपक्रिया का नाम लिखना है दोस्तों, तो ग्रिगनार्ड अपक्रिया दिया है। पहला ऑप्शन दिया है ग्रिगनार्ड अपक्रिया, तो ग्रिगनार्ड अपक्रिया इसमें हो ही नहीं सकती है दोस्तों। दूसरा दिया है फिंकेलस्टाइन अपक्रिया, ये भी नहीं हो सकती दोस्तों, ये भी हमारा अपक्रिया गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है बोर्ड्स अपक्रिया, ये भी हमारा अपक्रिया गलत है दोस्तों। चौथा दिया है बोर्ड्स फिटिंग अपक्रिया, यही हमारा ऑप्शन डी सही है दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है RNS2 तथा HNO2 की अपक्रिया से क्या बनता है। चलिए दोस्तों इसकी अपक्रिया कराते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा दिया था RNS2 प्लस HNO2, यानी कि क्रियात्मक एमीन, और ये हमारा क्या नाम है इसका नाइट्रस अम्ल। ये जो नाइट्रस अम्ल है इसका जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे दोस्तों, तो देखिए हमारा क्या बनेगा। यानी कि देखिए इसमें से एक यहाँ से OH, यहाँ से जो हमारा OH है दोस्तों, ये O, ये H और ये O, ये जाकर इसे क्रियात्मक समूह से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ROH, यहाँ पर ROH बन जाएगा दोस्तों। और ये जो N है नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन से मिल जाएगा, तो प्लस हमारा N2 बना देगा, ये हमारा बाहर निकल जाएगा। प्लस देखिए ये हमारा इसमें से एक O बच जाएगा और यहाँ पर देखिए हमारा H2 बच जाएगा, तो हमारा H2O यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों। यही हमारा इसका रिएक्शन है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा एल्कोहल बना है। तो देखिए हमारा ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा,
OH। देखिए इसमें भी ROH, इसमें भी ROH, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा बना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा कह रहा है मूल प्रभाज को उदाहरण सहित समझाइए। चलिए दोस्तों मूल प्रभाज को लिखते हैं। देखिए दोस्तों मूल प्रभाज या मूल, उसी को मूल अंश भी कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसे लिखते हैं। दिया है बिलियन में, यानी कि बिलियन में विलेय व विलायक में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई बिलियन है, बिलियन में एक पदार्थ मान लीजिए हमारा H2O है, तथा हमारा एक मान लीजिए CH3COOH है। ये मान लीजिए हमारा दो, यानी कि 1 बिलियन है जिसमें जल उपस्थित है तथा हमारा एसिटिक अम्ल उपस्थित है। तो यानी कि इसमें से एक मोलों की संख्या, यानी कि जो H2O है, मान लीजिए इसका मूल प्रभाज हमें निकालना है, तो इसके मोलों की संख्या निकालेंगे और बटा में इसको, यानी कि H2O को भी जोड़ेंगे और इसको भी जोड़ेंगे, इसे ही मूल प्रभाज कहते हैं। यानी कि उसमें एक मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या, कितने उसमें मोल हैं, मान लीजिए इसका हमें निकालना है और इन दोनों को, यानी कि बटा में जब करेंगे तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि एक मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, यानी कि दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल मोलों की संख्या, इसे ही मूल प्रभाज कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों उदाहरण उसका देखते हैं। देखिए हमारा उदाहरण में है 20 ग्राम जल में, इसे चलिए दोस्तों इसे हम लोग लगाते हैं। यानी कि दिया है 20 ग्राम जल में 2 ग्राम NaOH विलेय है, NaOH तथा H2O का मूल प्रभाज निकालिए। तो देखिए H2O का भार हमारा 20 ग्राम दिया है, तो H2O का अणुभार निकाल लेंगे। तो H2O का अणुभार हम लोग जानते हैं दोस्तों, हमारा H2O का H का 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, बराबर हमारा 18 ग्राम हो जाएगा। अब NaOH का भी भार निकाल लेंगे। NaOH का भार देखिए हमारा 2 ग्राम दिया है, इसका अणुभार निकाल लेंगे। तो NaOH का अणुभार, इसका अणुभार निकालेंगे दोस्तों, तो Na यानी कि हमारा सोडियम होता है, सोडियम का 23 होता है, प्लस O का यानी कि ऑक्सीजन का 16 होता है और इसका 1 होता है। इनको जोड़ लेंगे दोस्तों, तो देखिए यानी कि 23 10, इसमें से 23 10 33 हो जाएगा, 33 6 42 हो। तो देखिए 23 10 33 हो जाएगा, 33 6 हमारा 39 होगा, 1 40 हो जाएगा, यानी कि इसका 40 ग्राम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों पहले H2O का निकालते हैं। तो हो जाएगा H2O का मूल प्रभाज, पहले मोल निकाल लेंगे दोस्तों, यहाँ पर पहले मोल निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे मोल H2O का मोल निकालेंगे। H2O मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो यानी कि इसका भार हमारा 20 ग्राम दिया है, 20 बटा हमारा इसका अणुभार हमारा 18 है, इसी को काट देंगे दोस्तों, तो हमारा कट जाएगा 10 बार में 9 बार में, यानी कि 10 बटा 9 आ जाएगा दोस्तों। इसे काट देंगे, 1.1 आ जाएगा, फिर से 1.1 आ जाएगा, 1.1 हो जाएगा इसका। और इसका निकाल देंगे दोस्तों NaOH का, निकालेंगे NaOH का मोल बराबर हो जाएगा भार बटे अणुभार। हमारा भार बटे अणुभार इसका हो जाएगा, तो इसका भार देखिए 2 ग्राम दिया है, बटा NaOH का हमारा 40 ग्राम आया है, तो ये हमारा 1/20 हो जाएगा। तो इसे हम लोग काटेंगे, तो नीचे दशमलव लगा ऊपर कर देंगे, तो 100 बटा यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, तो 20 25 100 यानी कि 0.05, ये हमारा 0.05 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसका मूल प्रभाज निकालते हैं। मूल प्रभाज इसका हमारा हो जाएगा, तो दोस्तों इसका मूल प्रभाज हो जाएगा, इसे हम इसका पहले का मोल लिख लेंगे, पहले का यानी कि जिसका हमें निकालना है। तो H2O का मोल हमें निकालना है, तो H2O का मोल देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर निकाला है, 1.1 आया है, तो 1.1 हो जाएगा बटा, और हम लोग जानते हैं मूल प्रभाज का हमारा फॉर्मूला होता है कि एक मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या, इसमें कितने मोल हैं। तो हमारा एक यह मोल हो गया, यानी कि यह जो हम लोगों ने लिखे हैं H2O का तथा NaOH का, यानी कि पहले का लिख देंगे, जिसका हमें निकालना है पहले उसे ऊपर लिख देंगे, तथा नीचे जितने उसमें होंगे, यानी कि इसमें H2O है
और NaOH है, तो इस दोनों को भी, इसके दोनों के मोल को भी दोस्तों प्लस कर देंगे, उसी में जोड़ देंगे। अब देखिए इसका हमारा 0.05 है, 0.5 है। तो दोस्तों अब इसे हम लोग जोड़ देंगे तो ये हमारा ऊपर वाला यही हो जाएगा दोस्तों। और जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.15। अब इसे ही हम लोग दोस्तों भाग दे देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसे आप लोग भाग करते रहिएगा, आप लोग भाग कर लीजिएगा दोस्तों। तो सीधा भाग कर देंगे। अब दोस्तों हम लोग NaOH का मोल प्रभाव निकालेंगे तो लिखेंगे NaOH का मोल प्रभाज, तो हमारा इसका मोल प्रभाज हो जाएगा ठीक उसी प्रकार, यानी कि N/N प्लस कैपिटल N हो जाएगा। तो वही यानी कि NaOH का निकालेंगे तो पहले NaOH का मोल लिखेंगे तो हो जाएगा 0.05 बटा, अब इसी का हो जाएगा 0.05 प्लस H2O भी है, H2O को भी जोड़ लेंगे दोस्तों 1.15, तो वही बात हो जाएगी, यानी कि 0.05 बटा इस दोनों को जोड़े हैं वही हो जाएगा दोस्तों 1.15। देखिए ये 2 अंक स्थान तक दशमलव, यहाँ पर भी 2 स्थान तक दशमलव है तो दशमलव हटा लीजिए, यानी कि 5/115 हो जाएगा। अब इसे आप लोग काट लीजिएगा दोस्तों, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारा मोल प्रभाज हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है अभिक्रिया 2Ce+4 प्लस CO का जब रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो 2Ce3 प्लस CO2 प्लस के लिए, यानी कि ये जो हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव है इसे हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं दोस्तों, का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान हम लोगों को ज्ञात करना है दोस्तों, ये हमें मान दिया है। चलिए दोस्तों इसका मान हम लोग निकाल कर लाए हैं, आपको दिखा देते हैं, बताते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग यह जानते हैं कि एनोड जो इसमें एनोड पर ऋणात्मक होता है दोस्तों, इसमें एनोड जो होता है वो ऋणात्मक होता है तथा जो कैथोड होता है इसमें यह धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो एनोड होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए इसमें हमें दिया था, ये देखिए यहाँ पर दिया है E0 सेल बराबर 1.89 वोल्ट दिया है, और E0 CO2 प्लस CO बराबर -0.28 वोल्ट दिया है दोस्तों। चलिए इसे हम लोग लगाते हैं, यानी कि हमारा जो देखिए यहाँ पर दिया है E0 सेल, हम लोग जानते हैं दोस्तों हमारा फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर E0 सेल बराबर हमारा फार्मूला होता है, यानी कि E0 सेल जो होता है इसे ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं दोस्तों। ये जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का हमारा फार्मूला होता है वो होता है E0 कैथोड, यानी कि E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, यानी कि E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये हमारा इसका फार्मूला होता है दोस्तों। तो देखिए हमारा E0 सेल का मान दिया है 1.89, तो देखिए E0 यानी कि ये वाला E0 का मान हमारा देखिए 1.89 है, बराबर देखिए E0 कैथोड का इसमें मान हमें निकालना है। अब देखिए E0 एनोड, अब देखिए E0 एनोड का मान हमारे -0.1828 दिया है, तो देखिए हमारा माइनस का 0.28 E0 एनोड का मान दिया है। तो देखिए यह भी माइनस और ये अंदर का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखिए 1.89 हो जाएगा बराबर E0 कैथोड हो जाएगा हमारा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा 0.28 हो जाएगा। अब ये जो 0.8 है दोस्तों इसे हम लोग इधर लाएंगे, तो देखिए इसमें इधर लाए हैं तो हमारा माइनस में हो गया, यानी कि प्लस है, जब इसका इधर आप लोग 75 करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 1.89 माइनस 0.28 हो जाएगा बराबर E0 कैथोड हमारा बच जाएगा, क्योंकि E0 कैथोड का मान हमें ज्ञात करना है दोस्तों। अब देखिए इसमें से हम लोगों ने घटाया है तो 1.61 बराबर ये हमारा E0 कैथोड का मान आया है, या करके इसे लिख सकते हैं E0 कैथोड बराबर 1.61 वोल्ट, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इस सवाल का आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए हमारा गौ वाला क्वेश्चन कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में उदाहरण देते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। इससे हमने आपको अगले वीडियो में भी कराया था दोस्तों, चलिए इसमें भी करा देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर है, तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग लिखते हैं। देखिए अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर, चलिए दोस्तों लिखेंगे, एक और लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता, तथा एक और लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि। चलिए दोस्तों पहला हमारा अभिक्रिया आणविकता में है यानी कि अभिक्रिया की आणविकता हमेशा पूर्ण संख्या होती है, यानी कि जो
अब मान लीजिए कोई अपक्रिया है, उस अपक्रिया की जो आणविकता है वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, अब इसमें दिया है अपक्रिया की कोटि में हमें दिया है अपक्रिया की कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है, यानी कि जो अपक्रिया की कोटि है दोस्तों वो हमारा भिन्नात्मक यानी कि बट्टे के रूप में, यानी कि x बट्टा y के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में हो सकती है दोस्तों। अब देखिए इसमें दूसरा कह रहा है अपक्रिया की आणविकता की व्याख्या उसकी क्रिया विधि से की जा सकती है, यानी कि जो आणविकता की व्याख्या है उसकी क्रिया विधि से किया जा सकता है। अब देखिए अपक्रिया की कोटि में कह रहा है आणविकता की कोटि प्रयोग से निकाली जाती है, यानी कि जो आणविकता की यानी कि अपक्रिया की कोटि होती है, सॉरी दोस्तों, ये जो अपक्रिया की कोटि होती है वो प्रयोग से निकाली जा सकती है, ये कोटि का है। अब देखिए इसमें हमारा आणविकता में यानी कि अपक्रिया का आणविकता में तीसरा है अपक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती, यानी कि जो अपक्रिया की आणविकता है वो कभी जीरो नहीं हो सकती। अब इसमें देखिए कोटि वाले में अपक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, यानी कि अपक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, लेकिन यानी कि अपक्रिया की आणविकता शून्य कभी नहीं हो सकती। चलिए दोस्तों ये हमारा इसमें अंतर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है अंतः संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इससे भी हम लोगों ने आपको कराया है दोस्तों, फिर भी करा दे रहे हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों ये हमारा डी ब्लॉक का यानी कि जो संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा n डी पे पावर 1-10 से n s पे 0 से 2, ये हमारा इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों। तथा हमें कह रहा है अंतः संक्रमण तत्वों यानी कि अंतः यानी कि आंतरिक या अंतः एक ही को कहते हैं, तो आंतरिक संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए दोस्तों n-2 f पर 1-14 n-1 0 से 1 n s², ये हमारा इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों। ये हमारा इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसे हम लोगों ने आपको अगले वीडियो में भी कराया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा तीसरा वाला आप कह रहा है, हमारा इसमें हम लोगों ने कर लिया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक उदाहरण द्वारा प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN को स्पष्ट कीजिए, यानी कि एक उदाहरण दीजिए तथा प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN को स्पष्ट कीजिए। चलिए दोस्तों इसे हम लोग स्पष्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा प्रभावी परमाणु यानी कि क्रमांक, इसे ही EAN कहते हैं, यानी कि जो EAN यानी कि EAN जो होता है दोस्तों उसका हमारा फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी कि प्रभावी परमाणु क्रमांक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी कि जो एटॉमिक नंबर यानी कि जो परमाणु क्रमांक को प्रभाव डालते हैं या प्रभावित करते हैं उसे ही EAN कहते हैं। चलिए दोस्तों इसे हम लोग लिखते हैं, हमारा हो जाएगा उपसहसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बंध के बनने से प्राप्त क्रमांक संख्या के योग को प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी कि उपसहसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु यानी कि जो उपसहसंयोजक के यौगिक होते हैं उसके जो केंद्रीय धातु होते हैं दोस्तों, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बंध के बनने से, और उसमें बंध के बनने से जो प्राप्त हमें परमाणु क्रमांक का योग प्राप्त होता है दोस्तों, यानी कि परमाणु क्रमांक का जो जोड़ हमें प्राप्त होता है उसे ही प्रभावी परमाणु क्रमांक यानी कि EAN कहते हैं दोस्तों। इसका हमारा फार्मूला होता है दोस्तों, देखिए EAN हमें कहा था इसमें उदाहरण देने के लिए, उदाहरण भी देंगे दोस्तों। देखिए हमारा EAN बराबर होता है परमाणु क्रमांक माइनस, यानी कि परमाणु क्रमांक में से माइनस ऑक्सीकरण संख्या को घटा देंगे और 2 प्लस का 2 गुणे समन्वय संख्या और 2 से समन्वय संख्या से गुणा कर देंगे दोस्तों। उदाहरण में देखिए दोस्तों, उदाहरण में हमने लिया है K4FeCN6, इसका हम लोग निकालेंगे EAN। तो हम लोग जानते हैं Fe का हमारा परमाणु क्रमांक 26 होता है, तो Fe का परमाणु क्रमांक 26 हो जाएगा। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो दोस्तों इसका ऑक्सीकरण संख्या हमने भी आपको निकलवाया है, इसका ऑक्सीकरण संख्या हमारा 2 हो जाएगा। हमने अगले के वीडियो में आया था तो हम लोगों ने इसको निकाला भी है।
तो ये हमारा इसका 2 हो जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। और जो CN होता है, CN6 का हमारा यानी कि समन्वय संख्या निकालना है। तो हम लोग को अगले वीडियो में आपको बताया था कि जहाँ यहाँ पर जो होता है वही हमारा समन्वय संख्या होता है। 90% हमारा यही होता है, किसी किसी में बदल जाता है दोस्तों, नहीं तो ये हमारा जो नीचे होता है वही हमारा समन्वय संख्या होता है। तो इसका हमारा समन्वय संख्या 6 हो जाएगा। ये 2 गुणा था ही, तो ये देखिए 26 - 2 प्लस 6 दूना 12 हो जाएगा। अब 26 में से 14 घटा देंगे तो 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक तथा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल क्या है, इन सभी की संरचना सूत्र लिखिए। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल क्या है, इन सभी की संरचना सूत्र लिखिए। इसमें हमें केवल संरचना सूत्र लिखना है और कह रहा है क्या है, तो इसे हम लोग लिख देंगे दोस्तों। चलिए लिखते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक फिनॉल में एक OH समूह होता है। यानी कि जो मोनोहाइड्रिक फिनॉल होता है, देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक। डाई मतलब होता है 2, ट्राई मतलब होता है 3। अब मोनो में यानी कि 1 हो जाएगा, मोनो में 1 हो जाएगा, डाईहाइड्रिक में 2 OH हो जाएगा, यानी कि एल्कोहल 2 हो जाएगा, और इसमें ट्राईहाइड्रिक में 3 एल्कोहल हो जाएगा। तो देखिए वही हम लोगों ने लिखा है दोस्तों मोनोहाइड्रिक फिनॉल में। यानी कि जो मोनोहाइड्रिक फिनॉल होता है उसमें एक एल्कोहल का समूह होता है। यानी कि जो हमारा मोनोहाइड्रिक फिनॉल होता है उसमें एक OH यानी कि एल्कोहल का समूह होता है, तथा डाईहाइड्रिक, डाई का मतलब हम लोग जानते हैं 2 होता है। डाईहाइड्रिक फिनॉल में 2 समूह होता है, 2 एल्कोहल का समूह होता है। देखिए डाई हमारा दिया है, डाई का मतलब 2 फिनॉल में 2 एल्कोहल का समूह होता है। और ट्राईहाइड्रिक, ट्राई का मतलब 3 होता है। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल में 3 OH का समूह होता है दोस्तों। समूह बेंजीन वलय के कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। यानी कि मोनोफिनॉल में एक OH समूह तथा डाईहाइड्रिक फिनॉल में 2 OH समूह और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल में 3 OH समूह बेंजीन वलय के कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं दोस्तों। अब चलिए इसे हम लोगों ने इसे कहा था संरचना। संरचना में देखिए दोस्तों, पहले तो हम लोग बेंजीन को बना देंगे। ये हमारा बेंजीन हो गया दोस्तों, और उस ऊपर हम लोग OH को निकाल देंगे। तो यही हमारा इसका पहला हमारा मोनोहाइड्रिक फिनॉल बन जाएगा दोस्तों। अब दूसरा देखिए 2 OH परमाणु, 2 OH परमाणु यानी कि हमें 2 OH परमाणु जोड़ देना है। तो देखिए एक हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, एक यहाँ पर जोड़ दिया है, और ये हमारा बेंजीन है, तो हो जाएगा डाईहाइड्रिक फिनॉल। ये हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिए, यहाँ पर मैंने एक OH जोड़ दिया है, यहाँ पर एक OH जोड़ दिया है, और एक यहाँ पर OH जोड़ दिया है। ये हमारा डाईहाइड्रिक फिनॉल हो जाएगा दोस्तों। इसका संरचना यही हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा इसका संरचना हो गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमें इसमें कह रहा है वाला एल्कोहल और फिनॉल की जल में विलेयता का कारण स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो एल्कोहल होता है और जो फिनॉल होता है उसकी जल में विलेयता का कारण स्पष्ट कीजिए कि उसका कारण क्या होता है। चलिए दोस्तों इसको कारण को हम लोग लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा का आंसर है एल्कोहल और फिनॉल जल के साथ हाइड्रोजन आबंध के कारण विलय होता है। यानी कि जो एल्कोहल यानी कि OH हमारा होता है, एल्कोहल और फिनॉल, एल्कोहल और जो हमारा फिनॉल होता है और जल के साथ, यानी कि जो एल्कोहल और फिनॉल हमारा जो जल है यानी कि जल है H2O के साथ हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है के कारण विलय होते हैं, और हाइड्रोजन बंध के जुड़ने के कारण वो विलय होता है। यानी कि एल्कोहल और फिनॉल जल के साथ हाइड्रोजन आबंध के कारण विलय होते हैं। ये देखिए हमारा एल्कोहल है, ये हमारा हाइड्रोजन से जुड़ा है, देखिए HO ये हमारा सब हाइड्रोजन से जुड़ा है दोस्तों। तो देखिए हमारा हो जाएगा डैश H O यानी कि ऑक्सीजन, ये हमारा क्रियात्मक समूह R जुड़ जाएगा। ये 3 ऑक्सीजन -R यहाँ पर भी जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी 3 डॉट बन जाएगा दोस्तों। यहाँ पर H, यहाँ पर डॉट, ये हमारा ऑक्सीजन, यहाँ पर क्रियात्मक समूह, और ये 3 डॉट, इसी से ये हमारा एल्कोहल जुड़ा होता है दोस्तों। ये हमारा एल्कोहल का है संरचना, ये एल्कोहल से जुड़ा होता है। अब देखिए ये हमारा फिनॉल का है। फिनॉल में देखिए ये हमारा बेंजीन से जुड़ा रहता है, बेंजीन से ये हमारा ऑक्सीजन, ये हमारा 3 डॉट, यहाँ पर 1 डॉट, ये हमारा H, यहाँ पर फिर से 3 डॉट, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये हमारा बेंजीन नीचे आ जाता है, और ये डॉट यहाँ पर ऑक्सीजन यानी कि
हाइड्रोजन और 3 डॉट, और यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा जुड़ जाता है, यानी कि ऊपर हमारा बेंजीन जुड़ जाता है और एक डॉट एच हो जाता है और 3 डॉट से हमारा ये यानी कि हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। यही हमारा इसका विलेयता का कारण है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए इसमें हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम को परिभाषित कीजिए तथा इनकी क्रियाविधि को लिखिए। यानी कि कह रहा है कि एंजाइम को परिभाषित कीजिए और इसकी क्रियाविधि को लिखिए कि इसकी क्रियाविधि कौन कौन सी होती हैं। चलिए दोस्तों इसे हम लोग भी लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा इसका एंजाइम का हमारा हो जाएगा एंजाइम। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। यानी कि दोस्तों जो ये हमारा एंजाइम होता है ये हमारा एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। ये एंजाइम जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है, हमारा जो भोजन होता है उसे पचाने में मदद करता है। ये हमारे अंदर के जो सिस्टम होते हैं उन्हें अच्छे से भी रखता है दोस्तों। ये हमारा एंजाइम है। देखिए लिखते हैं एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। यानी कि जो हमारा एंजाइम होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। यानी कि जो एंजाइम होता है दोस्तों तो हमारे शरीर में एक प्रकार का प्रोटीन ही है और ये हमारा कोशिका के अंदर होता है। यानी कि जो हमारा एंजाइम है वो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एंजाइम मानव शरीर में केमिकल यानी कि जो रासायनिक है, यानी कि एंजाइम मानव शरीर में रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज करता है। यानी कि जो एंजाइम होता है यानी कि ये जो एंजाइम है दोस्तों हमारे शरीर में रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज कर देता है, तीव्र कर देता है। एंजाइम भोजन को पचाने, मांसपेशियों के बनने और शरीर से विषाक्त पदार्थ समाप्त करने का कार्य करता है। यानी जो हमारा एंजाइम होता है दोस्तों वो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है, हमारी मांसपेशियों के बनने में मदद करता है और वो हमारे शरीर से विषाक्त यानी जो हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें भी नष्ट करने का कार्य करता है दोस्तों। ये हमारा एंजाइम का कार्य है। चलिए इसका हम लोग क्रियाविधि लिखते हैं। पहला लिखेंगे क्रियाविधि में एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। यानी जो एंजाइम होता है रासायनिक प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करता है जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादों का निर्माण होता है। जिसके परिणाम स्वरूप हमारे उत्पाद जो बनते हैं उत्पाद का निर्माण होता है। अब देखिए इसमें दूसरा एंजाइम और सबस्ट्रेट एक ताले में चाबी की भांति एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी कि जो एंजाइम होता है और सबस्ट्रेट होता है वो एक ताले और चाबी की भांति यानी कि एक ताले और चाबी की तरह एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। अब देखिए इसमें तीसरा दोस्तों एंजाइम उत्पादों को एंजाइम से अलग होने देता है। यानी कि जो एंजाइम होता है वो उत्पादों की एंजाइम से अलग होने देता है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब ये हमारा जो चौथा है ये हमारा जो चौथा है, पाँचवा और छठवां सातवां हमारा जो क्वेश्चन बच रहे हैं दोस्तों ये हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। यानी कि चौथे से हम लोग अगले पार्ट में क्वेश्चन को करेंगे। चलिए दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।